हाँ जी, सो हिस्ट्री चैप्टर 1 मॉड्यूल नंबर 4, चैप्टर 1 मॉड्यूल 4, क्लियर? The whole module is regarding the unification process. The unification process. Clear? The unification process of 3 countries. The first is the unification process of Germany. The second is the unification process of Italy, and the third one is the unification process of Great Britain. Now, Great Britain is not a country, it is a group of countries, but behind the unification of Great Britain, there was only one country, which was England. So basically, we will call it unification of the Great Britain by England. फंडा क्लियर है? ठीक है, बिल्कुल कहानी की तरह समझना है इसको, बड़े आराम से लर्न हो जाएगा, स्टोरी की तरह देखना है। मैंने पॉइंट्स भी आपको जो आपके नोट्स में जो पॉइंट्स हैं वो भी इसी तरह से बनवाए हैं कि इट विल साउंड लाइक अ स्टोरी। पहले उसने ये करा, फिर ये करा, फिर ये करा, फिर ये करा, इनका तो डन। आ जाओ। नाउ द फर्स्ट इज द यूनिफिकेशन प्रोसेस ऑफ जर्मनी। हाँ जी, आओ। स्तुति, पॉइंट नंबर 1। हाँ जी, हाँ जी। नाउ जो हमने लास्ट टॉपिक किया था, थर्ड मॉड्यूल का लास्ट टॉपिक, वहीं से ये कंटिन्यूशन होगा। फर्स्ट पॉइंट में क्या बोल रहा है? फर्स्ट पॉइंट में वो बता रहा है हमें कि जो मिडिल क्लास जर्मन्स थे, उन्होंने कब, उन्होंने 1848 में दे ट्राइड टू यूनाइट जर्मनी, बट दे फेल्ड। पॉइंट नंबर 2, हाँ जी, पॉइंट बचे, एक बार दोबारा देखो। दिस प्रोसेस ऑफ यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी विच वॉज अटेम्प्टेड इन द ईयर 1848, इट वॉज क्रश्ड बाय whom? इट वॉज क्रश्ड बाय द कंबाइंड फोर्सेस ऑफ द, ये क्यों फेल हुआ? बिकॉज इट वॉज क्रश्ड बाय monarchy, military, and there is a new word that is called Junkers, Junkers. What are Junkers? The large landowners in Prussia were called Junkers. अच्छा, मेरे को एक सिंपल सी चीज बताओ, जो लार्ज लैंड ओनर्स हैं उनको क्या प्रॉब्लम है यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी से? लार्ज लैंड ओनर्स को क्या प्रॉब्लम है यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी से? लार्ज लैंड ओनर्स को प्रॉब्लम ये है कि अगर जर्मनी यूनिफाई हो जाता तो जो पेजेंट्स हैं, ठीक है, वो फिर लार्ज लैंड ओनर्स के कंट्रोल में नहीं रहते। पेजेंट्स क्या डिमांड करना शुरू कर देते? राइट्स, वेजेस, लैंड, और जिससे किसको नुकसान होता? लार्ज लैंड ओनर्स को, बिकॉज लार्ज लैंड ओनर्स की तो मोनोपोली है अपनी मार्केट के अंदर, ठीक है। जिसका खुद का बिजनेस सेटअप हो, क्या वो चाहेगा कि जो मेरा बिजनेस है उसमें कोई प्रॉब्लम आए? नो। सो बेसिकली देखो पॉइंट क्या है, स्टोरी समझ में आ रही है? 1848 में मिडिल क्लास जर्मन्स ट्राइड टू यूनाइट जर्मनी, बट दे फेल्ड because they were crushed by the combined forces of the monarchy, military and Junkers. Clear? Now, point number 3. हाँ जी, ब्यूरोक्रेसी। व्हाट इज ब्यूरोक्रेसी? ब्यूरोक्रेसी क्या होती है? मिनिस्टर्स, ठीक है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स नोन एज ब्यूरोक्रेसी। हाँ जी, पढ़ो बच्चे, कंप्लीट करो। हो गया? हाँ जी, देखो जी अब आगे पॉइंट।
अब हुआ क्या, जो फर्स्ट अटेम्प्ट था वो तो फेल हो गया, ठीक है, और अब किसने इनिशिएटिव उठाया यूनाइट करने का, प्रूशिया ने। देखो पॉइंट आना, प्रूशिया टुक ओवर द लीडरशिप ऑफ द मूवमेंट ऑफ नेशनल यूनिफिकेशन। प्रूशिया ने डिसाइड किया कि अब हम जर्मनी को क्या करेंगे, यूनाइट करेंगे। और पूरे यूनिफिकेशन प्रोसेस का मास्टरमाइंड कौन था, द प्रूशियन चीफ मिनिस्टर, द प्रूशियन चीफ मिनिस्टर, जिसका नाम क्या था, ओटो वॉन बिस्मार्क, ओटो वॉन बिस्मार्क, ठीक है, बिस्मार्क। डन हो गया, क्लियर। Its chief minister Otto von Bismarck was the architect of this process carried out with the help of Prussian army, with the help of Prussian army, and उसको और किसकी सपोर्ट थी साथ में, he had the support of bureaucracy। मैं शॉर्ट में यहाँ पर मिनिस्टर्स लिख देता हूँ, ठीक है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। फंडा क्लियर हो गया, ठीक है, स्टोरी क्लियर है अभी तक। देन आगे नेक्स्ट पॉइंट पढ़ो बच्चे। हाँ जी, 3 wars over 7 years, इन द पीरियड ऑफ 7 years, 7 साल के पीरियड में कितने वॉर्स हुए, 3 वॉर्स हुए। और किसके किसके अगेंस्ट हुए ये 3 वॉर्स, दे वर अगेंस्ट ऑस्ट्रिया, डेनमार्क एंड फ्रांस, ऑस्ट्रिया, डेनमार्क एंड फ्रांस, ठीक है। जो मेरे को बोलता हुआ नहीं दिखा वो खड़ा हुआ सीधे, ऑस्ट्रिया, डेनमार्क एंड फ्रांस, ठीक है। जो तीनों वॉर्स किसने जीते, प्रूशिया ने जीते, और फाइनली प्रूशिया ने जर्मनी को क्या कर दिया, यूनिफाई कर दिया, क्लियर। नेक्स्ट वाला पॉइंट जो है वो एक बार मैं पढ़ता हूं। हाँ जी, हाँ जी, वॉर इसलिए करनी पड़ी बिकॉज जब कोई कंट्री होती है, कोई रीजन होता है, और आप किस रीजन को टेक ओवर करने की कोशिश करते हो, तो बच्चे देयर आर ऑल्सो अदर किंग्स विच आर ऑल्सो इंटरेस्टेड इन द सेम पार्ट, देयर आर ऑल्सो अदर पीपल विच आइदर हैव एन इंटरेस्ट इन दैट पार्ट, या तो उनका कुछ इंटरेस्ट है, या तो इंटरेस्ट ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, या वो उस चीज को टेक ओवर करना चाहते हैं, क्लियर। तो जब प्रूशिया ने डिसाइड किया कि हम यूनाइट करेंगे जर्मनी को, क्लियर, तो किसको प्रॉब्लम हो गई, ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस को, ठीक है। सो दे हैड टू फॉट हाउ मेनी वॉर्स, 3 वॉर्स ओवर अ पीरियड ऑफ 7 years, क्लियर। आगे देखो नेक्स्ट पॉइंट क्या, ऑन द बिटरली कोल्ड मॉर्निंग ऑफ 18 जनवरी 1871, on the morning of 18 January 1871, an assembly comprising the princes of the German states, कितनी जर्मन स्टेट थी, जर्मन स्टेट कितनी थी, 39, और ये किसने बनाई थी, किसने 39 पार्ट्स किए थे जर्मनी के, नेपोलियन ने, ठीक है। सो द प्रिंसेस ऑफ द जर्मन स्टेट्स, रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द आर्मी एंड इंपॉर्टेंट प्रूशियन मिनिस्टर्स इंक्लूडिंग द चीफ मिनिस्टर ओटो वॉन बिस्मार्क गैदर्ड इन द, कहां पे गैदर हुए, इन द अनहीटेड, इन द अनहीटेड, ये ऐसे याद करना है, हॉल ऑफ मिरर्स, जो कि कहां पर था, इन विच पैलेस, इन द पैलेस ऑफ वर्सेल्स या वर्साइल, ठीक है। और हमने पहले कहां पर पढ़ा था पैलेस ऑफ वर्साइल, फ्रेंच रेवोल्यूशन के अंदर, ठीक है। इट वॉज द प्लेस वेयर द किंग ऑफ फ्रांस यूज्ड टू लिव, क्लियर। हाँ जी, आगे देखो, वर्साइल प्रोक्लेम द न्यू जर्मन एम्पायर headed by, which was the king, the new German empire headed by Kaiser William I, headed by Kaiser William I। आगे देखो लास्ट पॉइंट, the new state placed a great emphasis on modernizing the currency। उनके फेजेस क्या थे, उन्होंने सबसे पहले क्या करना था, एक तो उन्होंने मॉडर्नाइज करना था, किस चीज को, करेंसी को। करेंसी को मॉडर्नाइज करने का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है एक्सेसिव जो पुरानी करेंसी है उसको हटा दो और एक नई स्टैंडर्ड करेंसी लेके आओ। दूसरा क्या था, सेकंड वाज बैंकिंग, बोलते जाओ, नेक्स्ट क्या था, बैंकिंग को बेटर करना, देन लीगल एंड जुडिशियल सिस्टम। व्हाट आर जुडिशियल सिस्टम्स,
जो कोर्ट्स के सिस्टम्स होते हैं, ठीक है, खत्म, यूनिफिकेशन खत्म हो गया। हाँ जी पूछो बच्चे। हाँ जी, अब बिकॉज प्रूशिया डेमोन्स्ट्रेटेड देयर पावर, अगर आपको यूनाइट करना था, यूनाइट करने के लिए आपको क्या लड़ना पड़ा, वॉर। तो अगर आप वॉर जीतते हो तो ये क्या शो करता है, आपकी डोमिनेंस, आपकी पावर शो करता है कि हाउ मच पावरफुल यू आर। क्लियर, क्योंकि किसी कंट्री को यूनाइट करना इट इज अ वेरी डिफिकल्ट टास्क, तो अगर आप उसको कर सकते हो देन इट शोज कि आपकी डोमिनेंस कितनी है। नहीं, प्रूशिया वॉज नॉट अगेंस्ट, फ्रेडरिक विलियम फोर्थ जो था उसने रिजेक्ट कर दिया था क्राउन, ठीक है। हाँ जी, हाँ, लेकिन यहाँ पर फिर इनिशिएटिव किसने लिया, ब्यूरोक्रेसी ने लिया ना। अब इनके पास सपोर्ट थी, उनके पास जो मिडिल क्लास जर्मन थे वो इसलिए नहीं यूनिफाई कर पाए क्योंकि उनके पास क्या नहीं थी, उनके पास सपोर्ट नहीं थी, ठीक है। बट ओटो वन बिस्मार्क जो था ही वॉज नॉट लाइक अदर्स, ठीक है, ही वॉज अ मिनिस्टर, और कोई ऐसा वैसा मिनिस्टर नहीं, ही वॉज अ वेरी कनिंग मिनिस्टर, क्लियर। और उसके साथ क्या थी, उसके पास सपोर्ट थी, पहले तो उसके पास किसकी सपोर्ट थी, आर्मी की, ठीक है, फिर मिनिस्टर्स। कोई और क्वेश्चन बच्चे, जब वो खुद ही आ गया तब आप उसको कैसे करोगे, ठीक है। देखो सिंपल सा फंडा है, क्लियर। अगर कोई मान लो आप 10 साल के बच्चे को भेज दो दुकान पे सामान लेने के लिए, ठीक है, तो दुकानदार सीरियस लेगा उसको, ठीक है। और अब कोई जाए, कोई बड़ा पर्सन, ठीक है, जो जिम में फूल रखा हो पूरी तरह, ठीक है, तो ऑब्वियसली उसका इम्पैक्ट अलग होगा। डन हो गया। हाँ जी, हाँ जी पूछो जी, सेकंड पॉइंट क्या प्रॉब्लम है। हाँ जी बताइए, बोलो सेंटेंस बोलो। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है, सिंपल है। दिस लिबरल इनिशिएटिव, कौन सा इनिशिएटिव, जो किसने लिया था, मिडिल क्लास जर्मन ने लिया था। कब लिया था, 1948 में, ठीक है, 1848 में, ठीक है। उस लिबरल इनिशिएटिव जिसका पर्पस क्या था, नेशन बिल्डिंग, मतलब नेशन को क्या करना, यूनाइट करना, वो उस पर्पस का क्या हो गया था, वो पर्पस क्या कर दिया गया था, रिप्रेस कर दिया गया था, मतलब दबा दिया गया था। किसके थ्रू, मोनार्की के थ्रू, मिलिट्री के थ्रू और लार्ज लैंड ओनर्स के थ्रू, जिनको जंकर्स बोलते, बिकॉज उनके अगेंस्ट था ना, उनके इंटरेस्ट के अगेंस्ट थी वो चीज, ठीक है। एग्जैक्टली ये वाला इनिशिएटिव जो मिडिल क्लास ने लिया था 1848। हाँ जी क्लियर है, और डाउट है किसी को, चलो अभी तक क्लियर। नाउ सबसे पहले इनिशिएटिव किसने लिया था, मिडिल क्लास जर्मन्स ने, इन द ईयर 1848, which failed because they were repressed by the monarchy, military and junkers. Then Prussia took the ownership to unite Germany, and who was the architect, Otto von Bismarck, who was the chief minister of Prussia, the chief minister of Prussia, and he had the support of the Prussian army and the ministers, clear. Then Prussia had to fight 3 wars over a period of 7 years, and on 18 January 1871, after they had won all the 3 wars, clear, they appointed Kaiser William I as their king, the king of United Germany, not the king of Prussia, the king of Germany, clear. And he was made the king in an assembly which was held at the unheated hall of mirrors in the palace of Versailles, ठीक है। एंड किन किन ने अटेंड किया था वो, ठीक है, ऑल द प्रिंसेस ऑफ द जर्मन स्टेट, देखो प्रिंसेस ऑफ द जर्मन स्टेट, देन रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द आर्मी, एंड देन ऑल इंपॉर्टेंट मिनिस्टर्स। अगर आप ध्यान से देखोगे तो उन्हीं लोगों ने किया जो लोग उसको क्या कर रहे थे, सपोर्ट कर रहे थे, ठीक है। और इस चीज में क्या दिखाया, इस चीज ने दिस यूनिफिकेशन डिपिक्टेड कि प्रूशियन आर्मी की डोमिनेंस कितनी ज्यादा है, क्लियर। एंड दे वांटेड टू मॉडर्नाइज currency, they wanted to establish a good banking system, and they also wanted to establish a good legal and judicial system. हाँ जी बच्चे, पॉइंट नंबर बताना, पॉइंट के बिल्कुल लास्ट में।
5th पॉइंट में, 5th पॉइंट के नीचे देखो वहां पे जो एक छोटा सा पैराग्राफ है 19th पेज पे सेकंड लास्ट पैराग्राफ है, ऑन द बिटरली कोल्ड मॉर्निंग ऑफ 18 जनवरी 1871। मिल गया? हाँ जी, यूनिफिकेशन डन है, क्लियर, सिंपल है, सिंपल सी स्टोरी है, वैसे याद करनी है। अटेम्प्ट किया गया था, फेल हो गया, क्यों फेल हुआ, फिर किसने इनिशिएटिव लिया, ठीक है, और फिर इनिशिएटिव में उसको किसने सपोर्ट किया, आर्किटेक्ट कौन था, ठीक है, हु वाज द चीफ आर्किटेक्ट, ओटो वॉन बिस्मार्क, ठीक है जी, डन हो गया, कोई डाउट तो नहीं है, क्लियर है? चलो अब आ जाओ नेक्स्ट पे। द नेक्स्ट इज यूनिफिकेशन ऑफ इटली। हाँ जी, कौन सी वाली इमेज? फिगर 11 पेज नंबर 19 पे। फिगर 11 जो है उसको आप एक बार मार्क कर लो, एक बार पढ़ लो उसको। ये इमेज है ऑफ द कोरोनेशन ऑफ केजर विलियम वन, व्हेन केजर विलियम वन वाज मेड द किंग ऑफ जर्मनी, ठीक है, एंड दिस वाज प्रेजेंटेड टू ओटो वॉन बिस्मार्क ऑन हिज 70th बर्थडे। हाँ जी बच्चे, एक बार दोबारा पढ़ लो, अभी कोई डाउट है तो पूछ लो एक बार। हाँ जी, डन है, चले आगे। ओके, द नेक्स्ट इज द यूनिफिकेशन ऑफ इटली। इटली की यूनिफिकेशन ज्यादा आसान है, ठीक है। हाँ जी, एंजल स्टार्ट करो बच्चे, फर्स्ट पॉइंट। पेडमेंट, हाँ जी, इन द मिडल ऑफ कौन सी सेंचुरी? 19th सेंचुरी। इन द मिडल ऑफ 19th सेंचुरी Italy was divided into how many parts? 7 states. 7 states or 7 parts, clear? 7 states or 7 parts, clear? और इन 7 parts में से there was only one part which was ruled by an Italian princely house. Italian princely house. Italian princely house का मतलब क्या है? Italian princely house, वहां पे ब्रैकेट में लिख लो Italian रॉयल फैमिली। इटली के 7 पार्ट्स थे और 7 पार्ट्स में से सिर्फ एक पार्ट था जहां पर एक्चुअल में किसी इटालियन रॉयल फैमिली का रूल था, एंड दैट पार्ट वाज द पार्ट विच वाज नोन एज सार्डिनिया पेडमेंट। बाकी 6 अभी करेंगे, इतनी जल्दी क्या, ठीक है, अंडर सार्डिनिया पेडमेंट, क्लियर? हाँ जी एंजल, नेक्स्ट। हाँ जी देखो जी, द नॉर्थ, नॉर्थ वाला पार्ट किसके पास था? ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग के पास। हाँ जी, देन द सेंट्रल पार्ट वाज अंडर द कंट्रोल ऑफ द पोप एंड द southern regions were under the control of the Bourbon kings of Spain। इनका नाम सुन के ना मेरे को बिस्किट याद आ जाता है, वो बर्बन वाला नहीं था, चॉकलेट क्रीम डाल के ऊपर वो चीनी होती, ठीक है, द बर्बन किंग्स ऑफ स्पेन। नाउ अब देखो स्टोरी दोबारा। इन द मिडल ऑफ 19th सेंचुरी इटली वाज डिवाइडेड इनटू 7 स्टेट्स, and out of those 7 states only one state was ruled by an Italian princely house which was Sardinia Piedmont, ठीक है। the north part was under the Austrian Habsburg, हम already कर चुके हैं Habsburg, ठीक है। the central part was under the Pope। who is the Pope? सुना होगा आपने, have you heard Pope? the Pope is, bracket लिख लो, write down, he is the religious head, he is the religious head, the Pope is the religious head of Catholics,
कैथोलिक्स all over the world, Catholics all over the world. Catholics जो हैं they are Christians, ठीक है। जैसे अलग अलग रिलीजन्स के अंदर सब पार्ट्स होते हैं, ठीक है। जैसे हिंदुइज्म में भी सब पार्ट्स हैं, सिक्स में भी सब पार्ट्स हैं, ठीक है। उसी तरह से क्रिश्चियनिटी में भी सब पार्ट्स होते हैं, क्लियर। जैसे कि कैथोलिक्स हैं, फिर आपके प्रोटेस्टेंट्स हैं, इस तरह से, क्लियर। ये जितने भी आपके स्कूल्स हैं ना, सेक्रेड हार्ट कॉन्वेंट स्कूल, क्लियर, ये जितने भी आपके जो स्कूल्स हैं ये कौन से हैं? ये सब कैथोलिक। जो हम देखते हैं ना सिस्टर्स फादर्स, ठीक है, वो देखा आपने कैसे, मदर टेरेसा आपको पता होगा, ठीक है, दे आर ऑल कैथोलिक्स, ठीक है। तो पूरी वर्ल्ड में जितने भी कैथोलिक्स हैं उनका जो रिलीजियस हेड है उसको क्या बोलते हैं? इज कॉल्ड एज पोप। वेटिकन सिटी सुना है? हैव यू हर्ड वेटिकन सिटी? ठीक है, वेटिकन सिटी इटली के अंदर एक और कंट्री है। ध्यान से अगर इटली का मैप देखोगे तो इटली के अंदर एक और कंट्री है, कंट्री भी नहीं है, इट इज जस्ट लाइक एक सिटी है, उसको अलग से वो दिया हुआ है रिकॉग्निशन, वेटिकन सिटी। वो वेटिकन सिटी पे कौन कंट्रोल करता है? पोप कंट्रोल करता है। और पूरी दुनिया से लोग जो हैं वो वहां पे विजिट करते हैं, क्लियर। हाँ, अभी की बात बता, ठीक है। वो लड़ाई का रिजल्ट ये निकला कि वो रिलीजियस हेड था, तो दे सेड कि ऑब्वियसली हम आपको एक एरिया ही दे देते हैं इटली के अंदर कॉल्ड वेटिकन सिटी, ठीक है। हाँ, पोप जो होता है ही इज अ पर्सन, ठीक है। जब एक पोप की डेथ हो जाती है तो उसके बाद दे चूज अ न्यू वन, इस तरह से ऐसा होता है। हाँ, वो एग्जैक्टली नहीं, बट ऑफिशियली अगर देखा जाए तो स्मॉलेस्ट। ऐसे अनऑफिशियली तो बहुत कंट्रीज हैं जो बनती हैं टूट जाती हैं, बनती है टूट जाती हैं, तुम कभी सुनते भी नहीं होगे न्यूज उसके बारे में, बट ऑफिशियली इट इज द स्मॉलेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, द वेटिकन। और सदर्न पार्ट किसके पास था? सदर्न पार्ट था वाज अंडर द बर्बन किंग्स ऑफ स्पेन। अच्छा, अब बच्चे क्वेश्चन पूछते हैं, कहते हैं सर 7 पार्ट तो हुए नहीं, ठीक है। अब यहां पर हमारी हेल्प करेगी इमेज। ऑन पेज नंबर 21 देयर इज एन इमेज which depicts the 7 parts of Italy. दिख रही है इमेज पेज नंबर 21 पे? दिस इमेज, फर्स्ट वन, क्लियर। काउंट करो कितने पार्ट्स हैं, काउंट करो। 7 पार्ट्स पता लग गए? हाँ जी, क्लियर है। सार्डिनिया पेडमेंट एक पार्ट है, देन लोम्बार्डी, विनिशिया, सॉरी लोम्बार्डी एंड विनिशिया एक ही है, पार्मा, मोडिना, टस्कनी, पेपल स्टेट, किंगडम ऑफ बोथ सिसिलीज। क्लियर हुआ? सार्डिनिया पेडमेंट 1, किंगडम ऑफ बोथ सिसिलीज 2, पेपल स्टेट 3, टस्कनी 4, लोम्बार्डी एंड वेनेशिया एक ही है, ठीक है। कितने हुए? 5, पार्मा 6 एंड मोडिना 7। कोई डाउट है? डन, क्लियर। हाँ जी, चलें आगे अब। हाँ जी बच्चे, कैथलिक्स जो होते हैं, जैसे हिंदूज में ब्राह्मण्स अलग होते हैं, शूद्राज अलग होते हैं, क्षत्रियाज अलग होते हैं, उसी तरह क्रिश्चियनिटी में कैथलिक्स जो है वो क्रिश्चियनिटी का एक पार्ट है, दे आर अ पार्ट ऑफ क्रिश्चियनिटी। ठीक है जी, डन है। चलो आगे, चलो आओ जरा। एंजल नेक्स्ट पॉइंट पढ़ो बच्चे। एक सेकंड दोबारा बोलना। अब यहां पर किसने किया था? इनका भी चीफ मिनिस्टर था, उसका नाम क्या था? कैवर, चीफ मिनिस्टर कैवर। बढ़ो आगे बढ़ो। किसका होगा? सार्डिनिया पेडमेंट का। सार्डिनिया पेडमेंट का चीफ मिनिस्टर था जिसका नाम था कैवर। हाँ जी आगे। हाँ जी, हाँ अब इसके बारे में ध्यान से पढ़ना। ये जो चीफ मिनिस्टर कैवर है ना, ये अपने आप में एक अलग पर्सनैलिटी है। ये ना तो डेमोक्रेट है और ना ही रेवोल्यूशनरी है। कॉम्बिनेशन समझ रहे हो? वो लोग पता है जो ना तो तीखा खाते हैं और ना सादा, ठीक है, वो कहते हैं एवरेज दे दो। ये वो था, ये ना तो डेमोक्रेट है, मतलब ये डेमोक्रेसी को भी नहीं वो करता, और ना ही ये रेवोल्यूशनरी है, मतलब ये दोनों के बीच में है। मतलब वो लोग होते हैं ना जिसकी हर किसी के साथ बनती है। आपके स्कूल में भी या वैसे भी आपके उसमें एक पर्सन होता है जिसकी हर ग्रुप के साथ उसकी कहीं ना कहीं दोस्ती होती है,
हर बर्थडे पार्टी में वो होता है, ठीक है, हर व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर वो होता है, तो ये वो वाला था बंदा कैवर, इसकी हर किसी के साथ बनती थी, ठीक है। अब देखो ये अपने स्किल का यूज कैसे करेगा, नेक्स्ट पॉइंट पढ़ो। हाँ जी, he spoke French much better than he spoke Italian, ठीक है। और मैंने आपको चैप्टर के अंदर एक पार्ट करवाया था कि जब उस टाइम पे यूरोप में जब अमीर लोगों की मीटिंग्स और पार्टीज हुआ करती थी, तब अपने आप को सुपीरियर दिखाने के लिए किस लैंग्वेज में बात होती थी, फ्रेंच में, ठीक है। अब आगे बढ़ो नेक्स्ट, ध्यान से देखना, थ्रू अ टैक्टफुल डिप्लोमैटिक अलायंस, थ्रू अ टैक्टफुल डिप्लोमैटिक अलायंस विद फ्रांस, किसके साथ, फ्रांस के साथ, ठीक है। उसने क्या करा, हाँ जी, हाँ, तो सबसे पहले इसने फ्रांस की मदद से किसको हराया, ऑस्ट्रियन फोर्सेस को हराया, कौन से ईयर में, 1859। अब ये थी जो मैं आपको पहले बता रहा था, क्लियर। अब आप देखो उसने क्या करा, सार्डिनिया पेडमेंट वाज नॉट एज स्ट्रॉन्ग एज प्रूशिया कि वो डायरेक्टली अटैक करे और वॉर में हरा दे। उसने क्या करा, वो फ्रांस के पास गया, उसने फ्रांस वालों को बोला देखो, ठीक है, क्लियर, आप मेरी मदद करो ऑस्ट्रियन वालों को हराने में, ठीक है, तो जो भी हम देख लेंगे, वो होता है ना टिपिकल, कर लेंगे कुछ ना कुछ आपस में, बाद में सेटलमेंट कर लेंगे। तो उसकी मदद से उसने पहले किसको हराया, ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग को। आगे बढ़ो, गारबेल्डी, सिसिलीज, अब ये पॉइंट ध्यान से देखना, एक पर्सन था जिसका नाम था गुसिपी गैरिबाल्डी, ठीक है, आप जैसे मर्जी प्रोनाउंस कर लो, कोई बात नहीं, फ्रेंच मेरे को भी नहीं आती, ठीक है, और इटालियन, ठीक है, गुसिपी गैरिबाल्डी, ठीक है, ही वॉज द पर्सन हु वॉज वेरी लॉयल टू द किंग ऑफ सार्डिनिया पेडमेंट, ठीक है। एंड व्हाट ही डिड वॉज, ध्यान दोबारा देखना, गुसिपी गैरिबाल्डी ने क्या करा, उसने अपने साथ कुछ आर्म्ड वॉलंटियर्स लिए, मतलब कुछ लोग लिए जिनके पास गन्स एंड ऑल थी, आर्मी के कुछ लोग लिए, ठीक है, उनके साथ वो कहां पर चला गया, ही वेंट इनटू द साउथ। साउथ कहां पे, अब देखो यहां पर लिखा हुआ है ना किंगडम ऑफ सिसिली, साउथ में दिख गया इमेज के अंदर, देखो वो इनके साथ किंगडम ऑफ साउथ, मतलब वो बेसिकली वो साउथ में गया और वहां पर जाके उसने क्या करा, वहां पर जो पेजेंट्स थे, पेजेंट समझते हो, ठीक है, पेजेंट्स कौन होते हैं, जो खेती वगैरह करते हैं दूसरों के लैंड पे, वहां पर जो पेजेंट्स थे उनकी कंडीशन बहुत ज्यादा बुरी थी, जो किंग्स थे वो पेजेंट्स को बहुत बुरी तरह ट्रीट करते थे। तो उसने क्या करा, उसने पेजेंट्स को अपने साथ क्या कर लिया, ज्वाइन करवा लिया। उसने कहा कि तुम्हारी यहां पर हालत कितनी खराब है, तुम हमारी हेल्प करो, ठीक है, और हमें हेल्प करो हराने में, किनको, द बर्बन किंग्स ऑफ स्पेन को। और वही हुआ, और इनकी हेल्प से उसने बर्बन किंग्स ऑफ स्पेन को हराया इन द ईयर 1860। स्टोरी समझ में आ रही है, पहले किसको हराया फिर किसको हराया, फंडा क्लियर हो रहा है, नहीं आप आपस में लड़ नहीं रहे, वो लड़वा रहे हैं, इसी को दिमाग बोलते हैं। हाँ जी, आगे नेक्स्ट पढ़ो बच्चे। इन 1861 कौन किंग बन गया, विक्टर इमैनुअल II बिकेम द किंग ऑफ यूनाइटेड इटली, ठीक है जी। हाँ जी, आगे बढ़ो। हाँ जी, अच्छा, आधे से ज्यादा जो लोग थे इटली के, उनको पता ही नहीं था कि लिबरलिज्म क्या होता है, नेशन बिल्डिंग क्या होती है, नेशनलिज्म क्या होता है। उनको बस ये पता था कि अगर हमें फ्रीडम मिलेगा तो हमें लैंड मिल जाएगा, हमें वेजेस मिल जाएंगी, हमें पैसे मिल जाएंगे,
क्यों? क्योंकि इटली के अंदर जो रेट ऑफ इलिटरेसी था वो बहुत ज्यादा क्या था, हाई था। क्लियर? बस ये स्टोरी है। तुम अगर इतना याद कर लो ना जो बोर्ड के ऊपर लिखा हुआ है, तो तुम्हारे आराम से 5 नंबर पक्के हैं, अगर तुम सिर्फ इतना याद कर लो। हाँ जी, टैक्टफुल समझते हो बच्चे? टैक्टफुल क्या होता है? टैक्ट समझते हो? टैक्ट का मतलब होता है तरीका, काम निकलवाने का तरीका, उसको बोलते हैं टैक्ट यूज करना। ठीक है, जैसे कई लोग जो होते हैं वो बात करने में बहुत वो होते हैं, क्लियर, वो अपना काम निकलवा लेते हैं। तो इसने क्या करा, इसने एक टैक्टफुल तरीके से एक डिप्लोमेटिक अलायंस बना लिया। डिप्लोमेटिक समझते हो? डिप्लोमेटिक, व्हाट इज डिप्लोमेट? डिप्लोमेसी का मतलब होता है कि आप डायरेक्टली बात नहीं करते, आप थोड़ा सा डिप्लोमेटिक वे में थोड़ा घुमा फिरा के बात करते हैं। मतलब जैसे सपोज करो, अगर कोई आपसे पूछे कि मैंने जो कपड़े डाले हैं वो कैसे हैं, ठीक है, अब सपोज करो मैं ही तुमसे पूछ लूं, ठीक है, कि मैंने ये जो शर्ट टी शर्ट डाली है वो मेरी जीन्स के साथ जा रही है कि नहीं जा रही। अब क्योंकि मैं तुम्हारे टीचर हूं तो तुम ये नहीं बोलोगे सर ये तो बड़ा ही बेकार है, ठीक है, तुम तो पता क्या करोगे, तुम बोलोगे सर अगर आप ये वाला कलर डालते ना तो ज्यादा बेटर लुक आता। ये आपने मेरे को आंसर जो दिया वो कैसा आंसर था? इट वॉज अ डिप्लोमेटिक आंसर। ठीक है, उसने फ्रांस के साथ एक अलायंस बनाया, जो कि कैसा अलायंस था? जो कि एक डिप्लोमेटिक अलायंस था। ठीक है, कि आप हमारी मदद करो, बदले में हम आपकी मदद करेंगे, कल को जो भी होगा हम आपस में देख लेंगे, ये फंड है। अब डिप्लोमेटिक अलायंस में क्या चीजें प्रॉमिस की गई थी वो हमारे सिलेबस में नहीं है, और ना ही हम उसमें जाएंगे, बिकॉज वो बहुत ही ज्यादा डिटेलिंग हो जाएगी। क्लियर? एक बार मैं दोबारा से गो थ्रू करूंगा, सबका ध्यान इधर चाहिए मेरे को। आरुष क्या लिख रहा था इधर? In the middle of the 19th century, clear, Italy was divided into 7 parts, जिसमें से एक पार्ट जिसका नाम क्या था? Sardinia Piedmont was ruled by an Italian princely house, clear, and the north part was under the Austrian Habsburg, the center was under the Pope, and the southern part was under the Bourbon kings of Spain. अब डायरेक्टली तो आप वॉर जीत नहीं सकते, तो आप डायरेक्टली जीत नहीं सकते, तो उनका जो चीफ मिनिस्टर जिसका नाम क्या था? कैवर, चीफ मिनिस्टर कैवर, चीफ मिनिस्टर कैवर, हु वाज नाइदर अ डेमोक्रेट नॉर अ रेवोल्यूशनरी। ठीक है, उसने एक टैक्टफुल डिप्लोमेटिक अलायंस बनाया, किसके साथ? फ्रांस के साथ, जिसकी मदद फ्रांस ने उसकी मदद की इन डिफीटिंग द ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग इन द ईयर 1859। क्लियर? देन एक पर्सन था जिसका नाम था गुसिपी गैरिबाल्डी, ठीक है, हु वाज अ लॉयल वॉलंटियर कह सकते हो, या फॉलोअर ऑफ विक्टर इमैनुअल II। ठीक है, ही वेंट इनटू सदर्न किंगडम ऑफ सिसिली विद हिज आर्म्ड वॉलंटियर। वहां पे जाके उसने किसकी सपोर्ट जीती? पेजेंट्स की सपोर्ट जीती। ठीक है, एंड देन ही डिफीटेड देम इन द ईयर 1860। और फाइनली, अच्छा इसमें ईयर की प्रॉब्लम नहीं है, एक साथ है 59, 60, 61, और फाइनली इन द ईयर 1861 विक्टर इमैनुअल II वाज प्रोक्लेम्ड द किंग ऑफ यूनाइटेड इटली। लास्ट वाला जो मैंने पार्ट करवाया हुआ है कि मैक्सिमम पॉपुलेशन को पता ही नहीं था लिबरल नेशनलिस्ट आइडियोलॉजी क्या थी, अगर वो तुमसे लर्न नहीं हो पा रहा तो उसको स्किप कर दो, कोई इशू नहीं। ठीक है, हाँ जी, जो भी था नहीं कैवर, हाँ जी, अब ये तो मेरे को आइडिया नहीं है। हाँ ऑब्वियसली वो था, हाँ, पता है मेरे को, तो वैसे ही बता रहा हूँ। ठीक है, चीफ मिनिस्टर कैवर, ऑब्वियसली वो आर्किटेक्ट था। क्लियर? उसने सारा किया, तुम उसको ही निकाल दोगे बाद में। हाँ जी, क्लियर है? हाँ जी, एक बार देख लो, कोई डाउट है तो पूछ लो। सिंपल सी स्टोरी है, 7 पार्ट्स में डिवाइडेड था। ठीक, एक पार्ट इटालियन रॉयल फैमिली के पास था, और उन्होंने अब यूनाइट करना था, उनको 6 पार्ट चाहिए, बट 6 पार्ट डायरेक्टली नहीं आ सकते क्योंकि इतनी पावर नहीं है अपने पास। ठीक है, तो कैसे करें वो 6 पार्ट? फिर उसका तरीका है कि सीधे तरीके से नहीं हो रहा तो टैक्टफुल तरीके से करो। अब साउथ में भी वो जाके हरा नहीं सकते थे, इसलिए उन्होंने साउथ में किनको अपने साथ मिला लिया? पेजेंट्स को अपने साथ मिला लिया। तो अगर तुम ध्यान से देखोगे तो इटली की यूनिफिकेशन और प्रूशिया की यूनिफिकेशन में बहुत फर्क है। प्रूशिया वाले तो गए सीधा धड़ धड़ धड़, 3 खत्म, यूनिफाई। ठीक है, सार्डिनिया पेडमेंट के पास इतनी पावर नहीं थी, तो उन्होंने अकल से टेक ओवर करा। ठीक है, एक सेकंड में टाइम देखूं कितना हुआ। हाँ बस हम लास्ट पार्ट कर नहीं पाएंगे, नेक्स्ट क्लास में अब मैं आपको बताऊंगा। ये तो कुछ भी नहीं है, तो बच्चे हैं, जो इंग्लैंड ने किया वो तो अलग ही लेवल है, ऐसी आधी दुनिया रूल नहीं करी उन्होंने। क्लियर? तो आई होप ये आपको दोनों टॉपिक्स क्लियर हो गए। ठीक है, अगर क्लियर नहीं होंगे तो पढ़ के आना, मैं नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट में एक बार दोबारा क्लियर करवा दूंगा।